बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, कोरोना वायरस की तीसरी लहर और बढ़ते हुए केसेस की वजह से मुल्क भर में सूरत हाल संगीन नौयत इख्तियार कर रही है, बिलखसूस वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और पंजाब में। और आज इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत ने अहम और बड़े फैसले भी किए, क्योंकि जैसे जो फिगर्स आ रही हैं दादोशुमार, वो पिछले मुसलसल 3 रोज से जो इन्फेक्शन जिन लोगों को हो रही है उनकी तादाद 4000 से जायद है और पिछले 24 घंटों में भी 4525 अफराद को कोरोना वायरस हुआ है और 41 हलाकतें हुई हैं। अल्लाह ताला मगफरत करे जो लोग इस दुनिया में रहे। और जो हमारे सदर मुमलिकत हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उनका कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया है। अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत कामला अता फरमाए। और खबरें ये भी हैं कि वजीर दिफा परवेज खटक साहब का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आया है। हम उनके लिए भी दवा गो हैं। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी कुछ रोज़ कबल हुआ था और खातून अव्वल को भी, और अब हमें ये बताया जा रहा है कि उनकी सेहत में मुसलसल बेहतरी आ रही है। इस हवाले से उन्होंने कल कौम के नाम एक अहम पैगाम भी दिया, उस पर भी हम आएंगे। ज़रा इस हवाले से ज़रूर बताते चलेंगे जो पंजाब हुकूमत ने फैसले किए, क्योंकि पंजाब इस वक्त थर्ड वेव में सबसे ज्यादा इस वक्त इफेक्ट हो रहा है। और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से 11 अप्रैल तक जिन पंजाब के अजला में 12% से ज्यादा शरह है कोरोना वायरस के फैलाव की, वहां पर मौसर लॉकडाउन होगा। शादी इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। इसके अलावा इंडोर और आउटडोर तकरीबात भी तमाम मनसूख कर दी गई हैं। सियासी, समाजी, सकाफती और खेलों की सरगर्मियां, इन पर बंदिश होगी। मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन जो है वो भी बंद कर दी गई हैं और शाम 6 बजे दुकानें जो हैं वो बंद हो जाएंगी। हफ्ते में 2 दिन नागा होगा। ये वो अजला हैं जहां 12% से ज्यादा इन्फेक्शन रेट है। और इसके साथ साथ एनसीओसी का भी कल इजलास हुआ है। हालांकि कल संडे था, लेकिन जो मामलात की संगीनी है और इस्लामाबाद, जैसे मैंने आपको इब्तिदा में कहा, बहुत इफेक्ट हो रहा है। यहाँ पर भी जो इन्फेक्शन रेट है बताया जाता है वो 14.9 के करीब पहुंच गया है। और इस्लामाबाद के जी सेक्टर, आई सेक्टर्स में भी लॉकडाउन, इसके अलावा बाराखो, बनीगाला और जो 5 इलाके हैं वहाँ पर भी लॉकडाउन आज से यानी 29 मार्च से लागू कर दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की जो मुमताज़ शख्सियात हैं, ज़ाहिर बात है सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर दिफा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब कल मुखातिब थे तो उनका कहना था, बल्कि उन्होंने अपील की, ये जो तीसरी वेव है उन्होंने कहा पहली और दूसरी वेव से ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही है। यूके वेरिएंट है, तेज़ी से इसका फैलाव है। कौम से अपील है कि एसओपीज़ को ज़रूर फॉलो करें, समाजी फासला रखें, जो वैक्सीनेशन के लिए अहल हैं वो ज़रूर वैक्सीनेशन लगवाएं और साथ साथ वैक्सीनेशन के साथ साथ मास्क भी पहने और एहतियात भी रखें। इस हवाले से हम प्रोग्राम के पहले हाफ में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सी अहम खबरें हैं सियासी मैदान में, पीडीएम की सतह पर हुकूमती फैसले, काबीना में रद्दोबदल, वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख साहब के हवाले से वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि उन्हें तब्दील कर दिया गया है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब। आप यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर हैं, मारूफ तिब्बी माहिर हैं, उनसे अब गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, सूबाई वजीर सेहत पंजाब है। दोनों मौजूद मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, फॉर्म वेलकम। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी, डॉक्टर साहब बताइएगा, ये जो अहम फैसले आपने किए हैं मैंने इख्तिसार से पीटीवी के व्यूअर्स के सामने रखे। ये वो अजला हैं जहां पर 12% से ज़्यादा इन्फेक्शन रेट है। मुझे कुछ बता पाएंगी पंजाब में कितने ऐसे अजला हैं और लाहौर में सख्त क्या सिचुएशन है, क्योंकि लाहौर में बताया जाता है कि इन्फेक्शन रेट 20 से जायद है। डॉक्टर साहब प्लीज बताइएगा। जी, इस वक्त जो रेट है वो तकरीबन 21 और 22% के दरमियान है और ये मेरा ख्याल है दिस वन ऑफ द हाईएस्ट रेट इन ऑल ऑफ पंजाब जी। इसी वजह से बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म के इकदाम जो हैं उनको उठाया जा रहा है। और चीफ मिनिस्टर ने जिस तरह फरमाया है कि हर किस्म के इज्तिमा पे पाबंदी लगा दी गई है, जो मैस ट्रांजिट है उनको रोक दिया गया है और शादियों शादियों के इज्तिमा पे भी पाबंदी लगा दी गई है। रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए गए हैं, हर किस्म के मार्केट्स वगैरह बंद कर दिए गए हैं, पार्क्स बंद कर दिए गए हैं और जो मार्केट की एक्टिविटीज हैं देखो टू स्टे टिल 6 इन द इवनिंग। और इम्प्लीमेंटेशन के लिए मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने बहुत सख्त इक़दाम उठाने और हमारे लिए बहुत इसलिए अहम है कि अगर हम ये काम नहीं उठाएंगे तो इस वक्त हमारी पीक सर्ज आ रही है, वो फिर कंट्रोल करनी बहुत मुश्किल होगी। तो दीस स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जी,
मुझे डॉक्टर साहब ये जरूर बताइएगा, मौसर लॉकडाउन का फैसला किया गया, आप उनके हमरा थी जब वज़ीर आला साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, स्मार्ट लॉकडाउन भी आप लोगों ने किया, इफेक्टिव लॉकडाउन से क्या मुराद है अगर मैं आपसे पूछ पाऊं? देखिए, मकसद ये होती है कि लॉकडाउन से, देखिए ना, आपने बहुत अच्छे से यू आर डूइंग स्मार्ट लॉकडाउन। अच्छा, मकसद ये होता था कि लोग उनको उस तरह फॉलो नहीं कर रहे थे। अब चीफ मिनिस्टर साहब ने सख्ती से कहा है टू ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन, द हेल्थ डिपार्टमेंट, प्लस वो कि हमने जो अपने SOPs हैं उनके मुताबिक इतने जो लॉकडाउन है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक इलाका लॉकडाउन किया है तो फिर उसको मुकम्मल तौर पर उसको लॉकडाउन करके, यानी जिस इलाके के अंदर ज्यादा वबा फैल गई है तो उनकी मार्केट्स भी बंद हो जाएंगी। सभी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, वैक्सीनेशन के हवाले से जरूर बताइएगा, क्योंकि अब कहा जाता है आप जैसे तिब्बी माहिरीन की जानिब से कि वैक्सीनेट अपने आप को जरूर करवाएं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने भी पहले ही जो डोज है वो लगवाई थी और उन्होंने खुद ट्वीट किया कि रवां हफ्ते उनकी दूसरी डोज ड्यू थी, लेकिन उस दौरान उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, इसकी एंटीबॉडीज बनने में वक्त लगता है, क्या वजह बनी कि पहली डोज के दौरान ही उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया के बाद? जी, मेरी अर्ज ये है सर कि कोई भी दुनिया में वैक्सीन नहीं है जो 100% इफेक्टिव हो। कोई 70% से लेके 90% तक इफेक्टिविटी है मुख्तलिफ वैक्सीन की। और डेफिनेटली जब भी वैक्सीन आप लगाते हैं, अगर सिंगल डोज की है तो उसको भी 4 से 6 हफ्ते लगते हैं, और अगर 2 डोज की लगाते हैं तो 2 डोज के 3 हफ्ते बाद जाके इम्यूनिटी आपकी बनती है। और मैं समझता हूँ कि किसी वैक्सीन की वजह से कोरोना नहीं होता। कोरोना होता है आपको और आपको वैक्सीन लग जाती है, इसका मतलब है कि उस वक्त आपको इन्फेक्ट हो चुका होते हैं आप, तो वो जाहिर है उसको तो बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं करेगी, लेकिन उसका कोई नुकसान भी नहीं होता अगर कोरोना की इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान आपको हो जाए। अच्छा, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वैक्सीन पहली फुर्सत पे और पहली अवेलेबिलिटी पे जो भी आपको वैक्सीन सकती है आप जरूर लगवाएं, ताकि अल्लाह ताला इसकी जो शफा अल्लाह ताला ने रखी है उससे आप भरपूर फायदा हासिल करें। जैसे मुझे बताएगा कि पंजाब हुकूमत ने फैसले किए हैं और मौसर लॉकडाउन की बात की है, हम डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा से भी बात कर रहे थे, उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया। मैं आपसे जानना चाहूंगा, मौसर लॉकडाउन इस वक्त जो पंजाब में यूके वेरिएंट कोरोना वायरस की 3rd फेज की तबाहकारी है उसके लिए एक अच्छा फैसला है, और इफेक्टिव लॉकडाउन से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? बहुत अच्छा फैसला है सर, और मेरा ख्याल है बाकी प्रोविंसेस को भी इसको फॉलो करना चाहिए जो पंजाब ने किया है, क्योंकि बाकी शहरों में भी ये फैलना ही फैलना है, इनको रोकना मुमकिन नहीं होगा। तो ये उनके लिए बहुत बेहतर होगा कि वो अभी जल्द से जल्द इसको लॉकडाउन करें, तो जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने किया, ताकि उनकी प्रोविंसेस जितनी सेफ रह सकें वो रहनी चाहिए। जावेद साहब, ये मुझे बताएगा कि यूके वेरिएंट सर ये ज्यादा तेजी से फैल रहा है और ज्यादा मोलिक है, जो पहली और 2nd फेज थी उससे ज्यादा ये खतरनाक साबित हो रहा है? जी, ये 17 वेरिएशन आई हैं इसमें, इस वायरस में, और 3 उसमें म्यूटेशंस भी हैं, तो इसका फैलाव 75 गुना बढ़ गया है और बच्चों को भी इफेक्ट कर रहा है और ज्यादा डेंजरस भी हो गया है। इसलिए मेरा ख्याल है कि इसका मतलब ये है कि वायरस को तो हम नहीं रोक सकते अपनी तब्दीली लाने में, लेकिन कम से कम अपने आप को उतना ही हम ज्यादा तैयार कर लें कि इस वेरिएंट से लड़ने के लिए, जिसका मतलब होगा कि डबल कर दें अपनी एहतियाती तदाबीर, जितनी हम पहले भी बहुत कम कर रहे थे, लेकिन अब खुदारा ये डेंजरस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसलिए मेहरबानी करके इसको बहुत सीरियसली लिया जाए, पुरहजूम जगहों पे ना जाया जाए और हाथों की सफाई रखी जाए और मास्क के बगैर सोचा ही ना जाए किसी वक्त भी घर में या घर बाहर रहना। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा डॉक्टर जावेद साहब, 1 साल अब हो गया इस कोरोना को, लास्ट मार्च में हमने लॉकडाउन लगाया था, तो आप चूंकि डॉक्टर हैं, लोगों की साइकोलॉजी से भी वाकिफ होते हैं, बहुत से लोग इसको इसलिए संजीदा नहीं लेते, वो कहते हैं पहली पीक आई, दूसरी आई, तीसरी आ गई, साल हो गया है, बहुत से लोग मास्क इरादी तौर पर नहीं पहनते, तो क्या आप कहेंगे लोगों में एक फटीक का एलिमेंट है, एक बोरियत, बेजारी सी हो गई है, इसको कैसे ओवरकम किया जाए? इसको हम पेंडेमिक फटीक कहते हैं, लेकिन इस वक्त ख्वाहिशात की कुर्बानी देने का वक्त है, ना कि हम जिंदगियों की कुर्बानी दें। तो इस वक्त स्टेक बहुत बड़ी है, हमारी और इर्द गिर्द के लोगों की जान को खतरा है, इसलिए मैं कहूँगा कि इंतहाई ही संजीदगी से लें। बहुत वक्त है, अल्लाह ताला सबको जिंदगी दे, आमीन। अपनी
का इस वक्त कुर्बानी करने का वक्त है। और आज सब रात रो रो के दुआएं मांगी जाएं कि अल्लाह ताला जिसको ना वो भाई अल्लाह की मर्जी के बगैर आएगी और ना जाएगी। तो अल्लाह रोने को और हमारे मांगने को बहुत पसंद फरमाते हैं। और शायद आज की रात, जी आज की रात बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट रात है, शब बारात है। मैं आपसे डॉक्टर साहब ये भी जरूर जानना चाहूंगा कि प्राइवेट वैक्सीनेशंस की भी बात हो रही है, स्पुतनिक 5, कैंसिनो, चाइनीज, आप इनकरेज करेंगे लोगों को कि वो ये जो वैक्सीन है ये लगाएं, और सिंगल डोज वैक्सीन उतनी ही मौसर है जितनी 2 डोज वैक्सीन है? तो ये कहना अभी कब्ज वक्त है, क्योंकि हेड ऑफ स्टडी नहीं हुई। हमने सिंगल डोज वैक्सीन की स्टडी की थी 18,000 लोगों की, और ये उसमें देखा गया कि 100% उसने प्रोटेक्ट किया सीरियस डिजीज से या डेथ से, और 70% प्रोटेक्ट किया बीमारी से ऑल टुगेदर। तो ये बहुत खुशाइंद रिजल्ट है और इसका भरपूर फ़ायदा हासिल करना चाहिए, लेकिन इसका भरपूर फ़ायदा जिंदा रह के ही हासिल करेंगे, क्योंकि अगर हम इस दौरान खुदा ना खास्ता हमारी हम फौत हो गए तो फिर वैक्सीन का कोई फ़ायदा नहीं होगा, डेड बॉडी तो नहीं रखी। इसलिए जो अभी इस खौफनाक पीरियड के ख़त्म होने की उम्मीद की किरण है वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम ही है, और उससे हमें फ़ायदा हासिल के लिए अपने आप को मौसर तरीके से जिंदा रखना चाहिए। और डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूंगा कुछ और आप अगर एडवाइस करें लोगों को, जैसे पहले कहा जाता था कि अपने इम्यून सिस्टम को आप ज़रा मजबूत रखें और जो नज़ला ज़ुकाम है वो उससे अपने आप को बचाएं, क्योंकि वो भी एक वायरस होता है। तो वही जो पहले फेज़ में और सेकंड फेज़ में तदाबीर थी उनको दोबारा अपनी लाइफ में लेकर आना है और अपने आप को बीमारी ताकि ना लगे और मुख्तलिफ वायरसेस का ना शिकार हो, जिससे इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और फिर ये वायरस हमलावर हो जाता है। देखें जी, वही जो तदबीरें हम बार बार कहते हैं, मास्क नामी और जगह पर ना जाएं, वो इस वायरस से भी और बाकी वायरल इन्फेक्शन से भी बचाएगी जो रेस्पिरेटरी है। और अपना जो अगर आपको शुगर है या ब्लड प्रेशर है या हार्ट की बीमारी, अपनी दवाइयात खाते रहें और उनकी कंट्रोल रखें, और एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ें, अपने आप को पैंडेमिक फटीग में मुब्तला नहीं होने दें और एक्टिवली परस्यू करें अपनी प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी। डॉक्टर जावेद साहब, टुवर्ड्स द एंड सर, बच्चों में भी ये बहुत ज्यादा इसकी तशखीस हो रही है। तो पहले तो था कि 18 साल से कम उम्र लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया जाएगा, क्या उनको भी वैक्सीनेशन करवाई जानी चाहिए? जी, अभी 2-3 स्टडीज शुरू हो गई हैं बच्चों की वैक्सीनेशन की, और मेरा ख्याल है क्योंकि ये इफेक्ट कर रही है बहुत, इसमें भी करानी पड़ेगी हमें। लेकिन अभी इस वक्त हमारे प्रोटोकॉल में ये नहीं है। आज से महीने बाद तक इंशाल्लाह हम बच्चों को भी करते हैं। ठीक ठीक है। डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा ने हमें ज्वाइन किया है, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत हैं। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन साहबा। हम गुफ्तगू कर रहे थे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, जावेद अकरम साहब आपसे भी बात करना चाहेंगे। कोरोना वायरस कोविड के हवाले से NCOC ने भी फैसले किए, हुकूमत पंजाब ने भी किए हैं। मैम बताइएगा वैक्सीनेशन के हवाले से, ज़ाहिर बात है इसको वॉर फुटिंग पे शुरू करना है 30 मार्च यानी कल से। आप लोगों ने कहा है कि 50 साल और से ज़ायद उम्र लोग भी अपने आप को रजिस्टर कराएं। आपसे मैं जानना चाहूंगा, इसको ज्यादा एग्रेसिवली अब वैक्सीनेशन प्रोसेस को, ड्राइव को तेजी से ले जाने की जरूरत है, लोगों में आगाही भी पैदा करनी है। जैसे कल वजीर आजम कौम से मुखातिब थे, वो भी कोरोना वायरस में मुब्तला हैं, अब तो बेहतर हो रहे हैं, अब सदर मुमलिकत हो गए हैं, वजीर दिफा को हो गया है। ज़ाहिर बात इसका मतलब है कि ये जो बीमारी है ये अमीर, गरीब, ताकतवर, आम आदमी का फर्क रवा नहीं रखती। क्या कहेंगी डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा? जी बिल्कुल, मैं आपके साथ एग्री करूंगी कि इस वक्त हमें वैक्सीनेशन के प्रोसेस को तेज करने की लिए ज़रूरत है, और इसके लिए हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। सबसे पहले तो ये कि जो एज ब्रैकेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते चले जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त लोगों की रिस्पॉन्स जो है वो उस तरह का नहीं है। 60+ की जो रजिस्ट्रेशन अभी तक हमारे पास हुई है, वो जितनी तादाद में हमारे पास 60+ की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से वो बहुत कम लोग हैं जिन्होंने आगे आके अपने आप को रजिस्टर कराया है। दूसरी बात ये थी कि पहले लोगों में एक हेजिटेंसी और एक वेट एंड सी वाली पॉलिसी थी कि लोग रजिस्टर कराने के बावजूद भी जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर्स पे नहीं आ रहे थे। जो स्केड्यूल्ड होते थे उसमें से हार्डली 30 या 40% टर्न आउट होता था। अब ये जैसे जैसे लोगों को लगती जा रही है, लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है और अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, तो इस वक्त जो है वो तकरीबन 80% टर्न आउट हो रहा है स्केड्यूल्ड पेशेंट का।
मगर इसके साथ साथ हुकूमत की कोशिश है कि वो इसको जितना ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट कर सके, जिस तरह 70+ लोगों के लिए जस्ट वॉक इन है कि वो सिर्फ अपना ID कार्ड लेके जाए, उनको ना किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है ना डेट की जरूरत है। अच्छा, ये तो आपने डॉक्टर साहब बताया। ये बताइएगा जो प्राइवेट वैक्सीन आई हैं उनकी जो निर्ख हैं वो इशू सेटल हो गया है? स्पुतनिक 5 और कैंसिनो के हवाले से जो निर्खों के हवाले से था कि काबीना से मंजूरी होगी, फिर अखबारात पे खबरें आई कि शायद वो री इम्पोर्ट कर दें, क्या सिचुएशन है एज वी स्पीक? देखिए जी, इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि वो लोग जो हैं वो प्राइवेट कंपनी जो है वो सिंध हाई कोर्ट में चले गए हैं और वहाँ से उन्होंने कोई स्टे वगैरह लिया है या जो भी फैसला वहाँ से आया है उसको अब हुकूमत स्टडी करेगी, वो देखेगी कि वो क्या डिसीजन है कोर्ट का, क्योंकि वो लोग अब कोर्ट में चले गए हैं तो अब ये सब डिसीजन मैटर हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि हमें अब देखना पड़ेगा कि कोर्ट का क्या डिसीजन है और उसके ऊपर हुकूमत उनकी प्रे क्या है? वो चाहते हैं इसकी कीमत ज्यादा हो? जी देखिए, उनको ड्रैप ने एक फॉर्मूला जो है वो बना के दिया था कि जो लैंडेड प्राइस है उसके ऊपर उनको तकरीबन 55% जो है वो उनको एडिशनल कॉस्ट और प्रॉफिट के लिए दिया गया था। तो एडिशनल कॉस्ट ज़ाहिर शहर के पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने उसको मोबिलाइज करना था और -20 के ऊपर उन्होंने उसको रखना था। तो वो सारी कॉस्टिंग करके तो इनको लैंडेड कॉस्ट प्लस 55% प्रॉफिट दिया गया, जिसपे वो एग्री नहीं कर रहे। वो इससे ज़्यादा प्रॉफिट शायद चाह रहे हैं और गवर्नमेंट समझती है कि ये बहुत मुनासिब प्रॉफिट है और बहुत मुनासिब फार्मूला के तहत प्राइस उनको दी गई थी। तो इसके ऊपर थोड़ा सा वो लोग अपना एग्री नहीं कर रहे थे। तो अब इसको देखिए, अब कोर्ट में चले गए, अब सिनेरियो चेंज हो गया। लेट्स सी कि कोर्ट क्या हमें बताती है। मेरे ख्याल में इसको जितना एक्सपीडाइट हो उतना बेहतर है, क्योंकि जैसे इसका इन्फेक्शन रेट में इजाफा हो रहा है वहां पर वैक्सीनेशन की भी जरूरत है। डॉक्टर नौशीन साहब, ये बताइएगा कि ये क्रिटिसिज्म आप पे आता है कि जो आपकी वैक्सीनेशन ड्राइव की स्पीड है, रफ्तार है, ये खत्ते में दीगर ममालिक से कम है और बांग्लादेश की मिसाल दी जाती है, नेपाल की, भारत की इसलिए नहीं देते कि वहां तो वैक्सीन बनती भी है और उनकी फार्मा इंडस्ट्री दुनिया की बड़ी इंडस्ट्रीज में उसका शुमार होता है। इसकी क्या वजह, इस पर आप लोग क्या जवाब देंगे कि आपकी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसकी रफ्तार उतनी है जितनी होनी चाहिए थी? नहीं जी, बिल्कुल इससे ज़्यादा होनी चाहिए। और वैक्सीन चूँकि अभी हमारे पास इंशाल्लाह ताला 30th को 5 मिलियन डोजेस, साइनोफार्म की 30th को और 5 मिलियन डोजेस जो है वो 31st को पहुंच जाएगी। अच्छा। इसके बाद उसके 2-1 दिन के अंदर कैंसिनो बायो की 60,000 डोजेस, ये तमाम वो डोजेज है जो गवर्नमेंट ने अपने बजट से परचेज की है और ये सारी मतलब है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आवाम को प्रोवाइड की जाएगी। तो जिस तरह ये वाली खेप भी हमारे पास पहुंचती है तो इंशाल्लाह ताला मजीद वैक्सीनेशन सेंटर्स भी बन रहे हैं और सूबों को टारगेट भी दिए जा रहे हैं कि वो अपना नंबर ऑफ वैक्सीनेटेड पेशेंट्स जो है उसको बढ़ाए। तो ये तमाम स्ट्रेटजीज पे और इसके साथ साथ एक अवेयरनेस कैंपेन, एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी भी हुकूमत की तरफ से बनाई जा रही है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाने के लिए चले, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा, जावेद अकरम साहब और यास्मीन अशरफ साहब हमें ज्वाइन किया। व्यूअर्स, एक छोटा सा वक्फे लेंगे, बहुत अहम इशू है इसलिए हमें इस पर फोकस रखा। वक्फे के बाद आएंगे तो मौसमियाती तब्दीली के हवाले से कुछ अहम सवालात हैं जो मलिक अमीन असलम साहब के सामने रखेंगे। एक छोटा सा वक्फे लेते, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स, हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम साहब ने। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मौसमियाती तब्दीली के हवाले से आपसे ज़रा गुफ्तगू करेंगे क्योंकि आजकल खबरों में, सबसे पहले तो आज की खबर से ज़रा आपसे रहनुमाई लेंगे। PTV न्यूज़ के व्यूअर्स को बताइएगा कि अब
सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान की जो बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम है इसको अडॉप्ट कर लिया है और इसी तर्ज पे वहाँ पर भी ये प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से टेलीफोन पर भी बात हुई, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान साहब की, और वज़ीर आज़म साहब ने एक ख़त भी लिखा है। कुछ इसकी तफसीलात हमारे साथ शेयर करेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ये बड़े अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है कि सऊदी अरेबिया ने कल एक ग्रीन इनिशिएटिव की अनाउंसमेंट की, जिसमें उन्होंने 3-4 उसके हिस्से हैं। एक तो उन्होंने 10 बिलियन ट्री प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है वहाँ पे, जिस तरह पाकिस्तान में है, सऊदी अरेबिया के अंदर भी स्टार्ट किया है। उसके साथ साथ एक प्रोटेक्टेड एरिया का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जो कि अगेन पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा इनिशिएटिव चल रहा है। तीसरा, उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस की बात की है कि सऊदी अरेबिया में 2030 तक वो चाहते हैं कि 50% जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से बने। और पाकिस्तान को भी बिल्कुल हमने भी इसी किस्म का टारगेट लिया हुआ है। हमने 60% एनर्जी अपनी क्लीन एनर्जी के ऊपर शिफ्ट करने की बात की है। इसके अलावा उन्होंने एक एनवायरमेंटल फोर्स वहाँ पर लॉन्च की है, जो कि चेक करेगी माहौलियाती आलूदगी के मुख्तलिफ फैक्टर्स को। और पाकिस्तान में भी हम एक नेशनल पार्क सर्विस जो है उसको लॉन्च करने लगे हैं। तो ये चारों जो नुक्ते हैं ये बड़े क्लोज थे पाकिस्तान की जो ऑलरेडी हम लेआउट कर रहे हैं विजन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का। तो इसीलिए फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको एक ख़त भी लिखा वली अहद साहब को, और उसमें उनको मुबारकबाद पेश की, एक्नॉलेज किया उनके एफर्ट्स को कि जो सऊदी अरेबिया में कर रहे हैं वो, और पाकिस्तान की तरफ से पेशकश की कि चूँकि हम 3-4 साल से इस ग्रीन पाथवे के ऊपर चल रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि इसमें कोलैबोरेशन भी हो, और हम अपनी जो लर्निंग है, हमारा एक्सपीरियंस है, वो भी हम शेयर करना चाहते हैं अपने बरादराना मुल्क से। तो इसके ऊपर फिर एक बड़ा अच्छा आज रिस्पॉन्स हुआ, और वली अहद जो सऊदी वली अहद हैं उनका टेलीफोन आया प्राइम मिनिस्टर साहब को, उन्होंने उनकी जो सेहत है उसके मुतालिक भी दरियाफ्त किया, और इन माहौलियाती इशूज़ पे भी बात हुई, और इंशाल्लाह एक बड़ा अच्छा मौका मिला है पाकिस्तान को अपने एक बरादराना मुल्क के साथ इस माहौलियाती शोबे के ऊपर कोलैबोरेशन का। अच्छा मलिक साहब, ये तो एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है और पजीराई मिल रही है जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के कि क्या वजह है कि पाकिस्तान एक तो मौसमियाती तब्दीली की जद में है, उन 10 ममालिक में 5वें नंबर पे हैं जो इन सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन और साथ में हमारी हुकूमत आप उसको लीड कर रहे हैं, ज़रूरत है प्राइम मिनिस्टर साहब की गाइडेंस है, उनकी रहनुमाई है, इसके लिए इकदाम भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो अमरीका में क्लाइमेट चेंज के हवाले से समिट बुलाई गई है उसमें पाकिस्तान को मदऊ नहीं किया गया, और पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिकली अपोजिशन इस हवाले से आप पर नुक्ताचीनी कर रही है कि आपके कोई प्लान में कोई कमी थी, क्या वजह बनी, कुछ हकायक क्या है कि क्यों कर हमें नहीं मदऊ किया गया जबकि पाकिस्तान इफेक्ट भी हो रहा है और काम भी कर रहा है? देखिए, इसमें ये मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि ये अमेरिकन जो यूएस गवर्नमेंट है वो पेरिस एग्रीमेंट का पहले हिस्सा थी। फिर जब ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन आई तो उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट जो कि इंटरनेशनल एक एग्रीमेंट है, पाकिस्तान भी उसमें बड़ा क्लियरी किरदार है, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पेरिस एग्रीमेंट से बाहर आ गई और 5 साल तक वो इससे डिसएंगेज रहे। अब वो दोबारा जब बाइडन की हुकूमत आई तो उन्होंने दोबारा अनाउंस किया कि हम पेरिस एग्रीमेंट के अंदर आ रहे हैं, और उसमें जाते हुए उन्होंने एक इनफॉर्मल कंसल्टेशन के लिए एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस बुलाई है, और इसमें उन्होंने 40 ममालिक का चुनाव किया जो कि उनकी सवाबदीद थी। वो होस्ट कंट्री थे, ये एक यूनिलैटरल प्रोसेस है जिसमें वो जिसको चाहें बुलाएं, जिसको चाहें ना बुलाएं, लेकिन उन्होंने जो क्राइटेरिया रखा, जो बताया गया उसमें वो उन्होंने ममालिक रखे जो कि एमिशंस जिनकी ज़्यादा हैं और जो कि इस मसले को पैदा करने में जिनका किरदार है। अच्छा। तो पाकिस्तान के एमिशंस जो हैं वो लेस दैन 1% हैं और वो उन ममालिक में शुमार नहीं होता। दूसरा उन्होंने कहा कि जी हमने वो ममालिक वहाँ पर बुलाए जो कि जिनको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, यानी कि उनकी वजूद को ख़तरा है क्लाइमेट चेंज से। इसमें ज़्यादातर छोटे ममालिक हैं जो कि जिनकी वीक इकोनॉमीज़ हैं और छोटी उनकी जजीरा नुमा ममालिक हैं जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जिनके वजूद को ख़तरा है। पाकिस्तान गो के बहुत मुतासर मुल्क है, हमारी इकनॉमिकल लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं क्लाइमेट चेंज से। हम दुनिया के उन 3 ममालिक में शामिल हैं जो कि कंटिन्यूसली इम्पैक्टेड हैं क्लाइमेट चेंज से, लेकिन अल्लाह के फजल से हमारे वजूद को ख़तरा इससे नहीं है। तो ये उनका अपना एक तरीका था क्राइटेरिया ढूंढने का, जिसकी वजह से उन्होंने
सिलेक्शन की है। पाकिस्तान अगर इस कॉन्फ्रेंस में होता तो पाकिस्तान बहुत पॉजिटिव क्लाइमेट एक्शन ले रहा है। एक ऐसा मुल्क है जो कि सिर्फ बातें नहीं कर रहा बल्कि अमली काम करके दिखा रहा है दुनिया को। ये जो क्लाइमेट नेगोशिएशंस का प्रोसेस है, इसमें एक फॉर्मल जो प्रोसेस है वो यूएन की ऑस्पिशियस के नीचे होता है, यूएनएफसीसी का प्रोसेस है। उस पर एक नेगोशिएशन चलती हैं, उसी में डिसाइड होता है कि किस मुल्क ने क्या करना है, कौन सी जिम्मेवारी लेनी है, कितनी एमिशंस बढ़नी चाहिए, कितनी कम होनी चाहिए, ये सब कुछ उसमें डिसाइड होता है। ये जो हो रहा है ये एक इनफॉर्मल प्रोसेस है। एक मुल्क ने उसमें कुछ ममालिक को इन्वाइट किया है और ये फीड करेगा फिर आगे फॉर्मल प्रोसेस में। जो फॉर्मल प्रोसेस है उसमें पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार है। पाकिस्तान इस वक्त उस यूएनएफसीसी के प्रोसेस में उन 6 ममालिक में शामिल है जो कि उसकी ब्यूरो का हिस्सा है। जी। ब्यूरो जो है वो इलेक्ट होती है उस प्रोसेस में और वो फिर उसकी नेगोशिएशंस को ओवरसी करती है। तो इस साल जो ग्लासगो में समिट होनी है, जो कि बहुत अहम समिट है क्लाइमेट चेंज पे, तो उसमें पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार होगा और इंशाल्लाह वहाँ पर हम टेबल पर अपना गो के हम एक मुतासर मुल्क हैं लेकिन हम एक पॉजिटिव क्लाइमेट एक्शन लेकर जा रहे हैं जो कि हम ग्राउंड पे करके दिखा रहे हैं। पिछले इस खित्ते से और किसी हमारे हमसाया ममालिक को मदऊ किया गया है वर्चुअली मलिक साहब इस कॉन्फ्रेंस में? बिल्कुल किया गया, इंडिया को किया गया, लेकिन इंडिया जो है वो तो टॉप 3 जो ममालिक जो ग्रीन हाउस गैसेस पैदा करते हैं उनमें शामिल है। इसमें चाइना है, इंडिया है और अमेरिका है। ये बिगेस्ट पोल्यूटर्स हैं क्लाइमेट चेंज के। इनकी वजह से ये तमाम मसाइल हैं दुनिया के अंदर, तो ये तो वो टॉप 3 के अंदर आता है, इस वजह से इंडिया को बुलाया गया है। मैं जिस तरह बता रहा था कि पाकिस्तान एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर है, इसके अंदर हम लोगों ने एक पॉजिटिव क्लाइमेट एक्शन ग्राउंड पे करके दिखाया है, इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करके दिखाया है दुनिया को। वैसे आपकी जाती राय क्या है, क्योंकि आपका अपना एक पैशन है, आप समझ इसको एक्नॉलेज किया है। मलिक साहब ये आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी जाती राय क्या है? आपका इस हवाले से इसके ऊपर कोई 5 वीडियोस बना के इसको एक्नॉलेज किया है। यूनाइटेड नेशंस ने इसको एक्नॉलेज किया और इस साल पाकिस्तान को चुना गया है यूनाइटेड नेशंस की एनवायरनमेंट डे। एक मुल्क को वो चुनते हैं दुनिया में, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को इस साल पाकिस्तान को होस्ट चुना गया है। इसी वजह से कि हमारा एक पॉजिटिव रोल है इस तमाम मौलियाती फील्ड के अंदर। आप वैसे आपकी जाती राय क्या है, इस पॉजिटिव रोल के साथ मदऊ किया जाना चाहिए था? आप समझते हैं कि नहीं, कोई उसकी जरूरत नहीं थी? योर पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि आप बड़े पैशनेट है और आप इसको फॉलो भी करते हैं। मैं अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट होता तो मैं सबसे पहले पाकिस्तान को बुलाता क्योंकि बातें तो बहुत मुल्क करते हैं, ग्राउंड के ऊपर करके कोई नहीं दिखाता। पाकिस्तान ने तो ग्राउंड पे करके दिखाया और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक हमने ग्राउंड पे रिजल्ट्स दिए हैं और दुनिया को एक ऐसा हमने प्रोजेक्ट दिया है जो कि इस वक्त दुनिया में मशले राह बना हुआ है। आज तो आपने सऊदी अरेबिया की बात की है, इससे पहले यूनाइटेड किंगडम ने बिलियन ट्री प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, न्यूजीलैंड ने बिलियन ट्री प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। उनके एम्बेसडर्स, उनके मिनिस्टर्स ने ओपनली एक्नॉलेज किया है कि हमने पाकिस्तान का प्रोजेक्ट देख के अपने मुल्कों में प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। तो पाकिस्तान ने तो एक दुनिया को एक नेचर बेस्ड सोल्यूशन का रास्ता दिखाया है और ये जो 40 ममालिक वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो इन्होंने अगर कुछ सीखना था तो पाकिस्तान उनको सिखा सकता था जाके। तो इंशाल्लाह और मौके मिलेंगे, इंशाल्लाह और भी कॉन्फ्रेंसेज होंगी और ये जो यूएन का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, जो फॉर्मल नेगोशिएशन का प्रोसेस है, उसमें पाकिस्तान एक पॉजिटिव मैसेज लेकर इंशाल्लाह इस साल जरूर जाएगा वहाँ। जी इंशाल्लाह। मलिक साहब ये मुझे जरूर बताइएगा कि ये तो आपने इसकी वजाहत कर दी, शहीर रहमान साहब ने इस हवाले से काफ़ी ट्वीट्स की थी, मैं चाहूँगा कि इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा क्योंकि इस वक्त तो आपके हिस्ब इख्तलाफ हैं। उनका ये कहना है कि जो हमारे यहाँ मौलियाती वजारत है, आप यानी जिसको आप रन कर रहे हैं मौसमियाती तब्दीली की, इसका बजट 34% कम कर दिया गया है और 2019-20 में 7.5 अरब से कम करके 2020-21 में 5 अरब हो गया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो उन्होंने फैक्ट्स पेश किए हैं कि कटौती हुई है बजट में और जो परफॉर्मेंस है वो भी इतनी खातिर खान नहीं रही है। देखिए, शहीर रहमान साहिबा एक पढ़ी लिखी औरत हैं और क्लाइमेट चेंज कॉकस को हेड करती हैं, तो इसलिए उन्होंने जो ट्वीट्स किए हैं वो बड़ी मज़े का खेज़ हैं। मैं तो बड़ा हैरान हुआ वो पढ़ के। वो बात कर रही हैं कि जी हमारी मिनिस्ट्री का बजट जो है वो कम हुआ है और इसको अगर आप कंपेयर करें कि उन्होंने अपने ज़माने में क्या किया, मैंने पिछले 10 साल का बजट जो है उसका कंपैरिजन किया अपनी मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का। तो जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी 2010 में, 11 में, 12 में, तो इस मिनिस्ट्री का बजट एवरेज जो था वो 15 करोड़ रुपए का था, टोटल 15 करोड़ रुपए। उसके बाद मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई, तो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में इसका एवरेज जो बजट था वो 30 करोड़ रुपए था।
15 से 30 कर दिया गया और फिर आखिरी साल में उसको उन्होंने 80 करोड़ किया, क्योंकि इतना प्रेशर पड़ा हुआ था बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट से कि उनको एक प्रोजेक्ट लाना पड़ा फॉरेस्टेशन का, जिसमें उन्होंने पैसे भी डाले पॉलिटिकल वजह से। अच्छी बात है, क्योंकि हमें देख के उन्होंने एक केपी का प्रोविंस देख के फेडरल गवर्नमेंट में पैसे डाले, लेकिन उसका भी बजट 80 करोड़ रुपए का था। तो हमने तो पहले साल जब आए हमने इसको 80 करोड़ को 7.5 अरब तक ले गए, यानी कि तकरीबन 8 गुना हमने बजट को बढ़ाया। अब इस साल जो बजट है हमें पहली ट्रांच में हमें 5 अरब का मिला है, जो पिछले साल से कम जरूर है, लेकिन हमें बताया गया था कि हम इसके ये आजकल जो मिड टर्म रिव्यू होता है उसमें इसको डबल कर देंगे और वो प्राइम मिनिस्टर ने फैसला कर दिया है, क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री ने 100% यूटिलाइजेशन की हुई है, 100% रिजल्ट्स दिखाए हुए हैं। तो इसको अब 10 अरब का बजट इस साल हमें मिल जाएगा। तो ये तो वो मिनिस्ट्री है जो कि दुनिया में एक जिस तरह मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल और मशले राह बनी हुई है कि एक डेवलपिंग कंट्री जो कि कोविड से स्ट्रेस्ड इकोनॉमी के अंदर भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर अपनी फाइनेंसिंग कर रही है। हमारे जो पार्टनर्स हैं वो सब इसकी तारीफ करते हैं, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, इन सब ने इसकी तारीफ की हुई है कि एक स्ट्रेस्ड इकोनॉमिक कंट्री जो कि मुतासिर भी है खुद क्लाइमेट चेंज से, वो अपने पैसों से ये काम कर रही है। और हम लोग ये किसी किसी को दिखाने के लिए काम नहीं कर रहे, हम ना ये अमेरिका की खुशनुदी के लिए काम कर रहे हैं, ना किसी कॉन्फ्रेंस पे जाने के लिए कर रहे हैं, ये हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए कर रहे हैं। हमारे पास एक ऐसा लीडर है जो कि जिसको अपने आने वाली जनरेशन की फिक्र है। इस वजह से हम ये काम कर रहे हैं कि मुल्क में दरख्त लगे, यहाँ के क्लाइमेट चेंज से मुतासर मुल्क में हमारे पास वो टूल्स होने चाहिए जिससे हम इक्विप हो सके फॉर द फ्यूचर, और वो सबसे बेहतरीन टूल अल्लाह ताला का दिया हुआ है और वो दरख्त है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक अमीन असलम साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली, क्योंकि व्यूअर्स इस हवाले से कुछ सवालात मीडिया में आ रहे थे। जो अमरीकी सदर जो बाइडन की क्लाइमेट चेंज की समिट है उस हवाले से भी सवाल पूछा गया, और जो तनकीद अपोजिशन से आ रही थी। और अच्छी डेवलपमेंट ये है कि सऊदी अरब ब्रादर इस्लामी मुल्क है, अब वो पाकिस्तान के नक्शे कदम पर 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट जो लॉन्च कर रहा है सऊदी अरब की सतह पर भी और मिडिल ईस्ट की सतह पर भी इस तरह के प्लान सामने आ रहे हैं। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो जरा मुल्क की सियासत की तरफ बढ़ेंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने है और विफाकी काबीना में तब्दीलियों की बात भी हो रही है। आज एक बड़ा फैसला किया गया वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख साहब की तब्दीली के हवाले से, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक छोटा सा वक्फे के बाद। वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं एहतशामुल हक साहब ने, जिनसे हम जो सियासी सूरत हाल इस वक्त बन रही है, आम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उन पे गुफ्तगू करेंगे, चाहे हुकूमत की सतह पे हो या PDM हिज़्ब इख्तिलाफ का जो इतिहाद है उसमें दरारें। एहतशाम भाई बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ज़रा स्टार्ट करेंगे सर, ये काफ़ी बड़ी खबर आई, वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज शेख साहब, डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख साहब को तब्दील करने का फैसला किया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, और सेनेटर शिबली फराज साहब ने इसकी तस्दीक की है। चूंकि आप बड़े अरसे से फाइनेंस के मामलात को देखते भी हैं, जानते भी, उस पर लिखते भी हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस तब्दीली के हवाले से? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा था। ध्यानदारी से पूछे। उसकी वजह यह है कि हुकूमती एहलकार, वजीर और खास तौर पर शेख साहब ने 2 दिन पहले कहा था कि जी हफीज शेख साहब के जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, वो कंटिन्यू करेंगे। अब आमतौर पे सब क्वार्टर में, ऑफिसर एंड ऑफिसर क्वार्टर में यही बात थी कि जी इनको इस स्टेज पर हटाने का मकसद ये होगा कि जी ठीक है सेनेट का इलेक्शन हार गए तो उनको हटा रहे हैं। एक तो ये लग रहा था कि कुछ दिन कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये अब्रप्ट अखबार ये फैसला है। देखिए ये दबाव बड़ा बढ़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि जी होम ग्रोन पॉलिसीज नहीं है, IMF डिक्टेट करवा रहा है। ये चाहे हफीज शेख साहब हो, गवर्नर स्टेट बैंक हो, बाहर से लाए गए हैं, उनका एजेंडा पूरा हो रहा है। तो लोगों ने देखना स्टेट बैंक का ऑर्डिनेंस जो तरमीम करने की ऑर्डिनेंस आया, उस पर भी लोगों ने कहा कि IMF को गिरवी रख दिया गया मुल्क। मतलब है कि हर तरह की बात इस हवाले से हो रही थी। मेरे ख्याल इस स्टेज पे हमारी बड़ा सिंबॉलिक है। इस लिहाज से हफीज शेख का जाना, मादसर का आना, ये डेफिनेटली एक एतमाद की फिजा तो पैदा करेगा हुकूमती हल्कों में, PTI के सपोर्टर में, कि ठीक है इनका अपना वजीर आया है और अपनी बातों को लेके चलेगा। असल बात यह है कि IMF का प्रोग्राम रिज्यूम हो गया। अब देख लें, रिज्यूम होने के साथ ही $1.5 बिलियन एडिशनल, ये 6 बिलियन तो IMF का ना, वर्ल्ड बैंक ने भी अनाउंस कर दिया डेवलपमेंट फंड। तो अब ये सारी दुनिया जो ना IMF की तरफ देखती है कि जी उनका प्रोग्राम खुलता है तो फिर बाकी बायलैटरल क्रेडिटर भी आते हैं, इन्वेस्टर भी आते हैं। अब फीस शेख के हवाले से इसलिए जरूर है कि स्ट्रॉन्ग सिग्नल सियासी तौर पर जाएगा कि जी एक हुकूमती आदमी, अहम आदमी हमारे नजर को लगाया गया, ड्रोन पॉलिसी को लेके जाएगा।
और ये खास तौर पे इस सराय में जो बात हो रही है कि जी IMF का एजेंडा हमेशा ये होता है कि जी स्टेबलाइजेशन होनी चाहिए, ग्रोथ को भूल जाएंगे, यानी बेल्ट टाइटनिंग आप भूल जाएं कि आपने अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करनी है, गुर्बत खत्म करनी है। आप जनाब किसी तरीके से अपना क्या कहते हैं कमर कसें और रेवेन्यू अपने बढ़ाएं, नहीं बढ़ा सकते तो फिर अपने अखराजात कम करें, डेवलपमेंट को भूल जाएं। तो आप देख लें अब पिछले 10 सालों में ग्रोथ रेट पाकिस्तान का 3.6% एवरेज रहा है। अब उसको 1000 को भी तोड़ना है और दूसरा इस परसेप्शन को भी खत्म करना है कि बाहर से पॉलिसी डिक्टेट करवाई जा रही है। तो मेरा ख्याल है इस लिहाज से तो बड़ा खुशाइंद है कि एक PTI का सपोर्ट। अब ये मुझे एहतशाम साहब बताया गया कि हमाद अजहर साहब, ज़ाहिर बात है वो पहले प्राइम मिनिस्टर साहब उनके मोतरफ भी हैं, उनकी तारीफ भी करते हैं, बजट भी उन्होंने पेश किए थे, उनको लेकर आए हैं। नई मुआशी टीम एक तरह से बनेगी, आप समझते हैं इसके साथ साथ डिलीवर कर पाएंगे जो इस वक्त पाकिस्तान के मुआशी इशारिये हैं? और जैसे IMF का प्रोग्राम तो है और साथ में महंगाई का दबाव भी है, तो एक काफ़ी बड़ा चैलेंजिंग असाइनमेंट मिली है हमाद अजहर साहब को। जी बिल्कुल अनवार, इसमें कोई शक नहीं कि इनके लिए बहुत मुश्किलात भी होंगी, मसाइल भी होंगे, चैलेंजेस भी होंगे। लेकिन अब देखें ना, हमाद अजहर साहब का एक तो जिस तरीके से FATF के मामला उन्होंने देखे उसमें बड़ी उनकी कामयाबी है, बड़ा हाथ है, बड़ी पर्सनल उनकी मेहनत भी है। और लेके जिस तरह गए थे वो बहुत सारे काम उन्होंने इस हवाले से बाकी मिनिस्ट्री से करवाए, चाहे वॉर एक दहशतगर्दी का मामला है, चाहे फाइनेंसिंग का मामला है, दहशतगर्दी है, तो एक कामयाबी तो हुई है। फिर ये कि जिस तरीके से उनका एक परसेप्शन है कि चीज़ों को समझते हैं और हुकूमत की मजबूरी थी कि अब दोबारा से असद उमर को तो नहीं ला सकते, उनको सुना जा रहा है कि एनर्जी और इंपॉर्टेंट चीज़ें देंगे। मेरा ख्याल है ओवरऑल अनवार ये अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से काबीना में तब्दीलियाँ आनी है, अब लोग कह रहे हैं कि जी और लोग भी इस हवाले से जाएंगे, नजीम बाबर साहब फारिग हो गए हैं, तो अब इनको ये भी ख्याल हो रहा है कि जी अगले 2.25 सालों में हमने कुछ डिलीवर करना है, आम आदमी के लिए कुछ करना है, तो उसके लिए हुई था टीम तब्दील होती। दूसरा एक फास्ट राइटेड इनकी एक पॉलिसी सामने आती है कि क्या करना चाहते हैं। रिफॉर्म्स की बहुत बात होती है, लोग कहते हैं रिफॉर्म नहीं हुई, तो वाकई नहीं हुई। देखे ना, आप एनर्जी सेक्टर की रिफॉर्म नहीं हो पाई, आप FPR की नहीं हुई, सिविल सर्विस की नहीं हुई, पुलिस की नहीं हुई, स्टेट कॉरपोरेशन की नहीं हुई। अब उस तरफ अगर हुकूमत जाती है, लॉन्ग टर्म में तो कुछ इन्होंने फैसले लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में बहुत कुछ करने की जरूरत है। ऑन टॉप ऑफ इट ये जो एक मसला जो इनके पीछे पड़ गया, महंगाई जो है ना, आप देख लें कमर तोड़ महंगाई, जो एक आम आदमी यही समझता है कि जी एक रुकने का नाम नहीं ले रही। 24 आप देख लें इस हवाले से काबीना की मीटिंग हुई और जिस तरीके से महंगाई को टैकल करने के लिए टास्क फोर्सेज बनी, कमेटीज बनी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। माफिया से हाथ डाला गया, बहुत अच्छी बात है। अभी 3 दिन से जिस तरह शुगर माफिया को FIA बुलवा रहा है और गिरफ्तारियों की भी बात हो रही है, तो कम से कम एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जा रहा है कि जी अब जिस टाइम गवर्नमेंट सीरियस और वो इस हवाले से महंगाई को कम करने की बात करेंगे। काश ऐसा हो जाए, महंगाई को खत्म करना और अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरीके से आज भी आप देखते हैं गुर्बत का ग्राफ जो है ना तो बढ़ रहा है। तो मेरा ख्याल है ये तब्दीलियां अच्छी हैं, अच्छी तब्दीलियां प्रोवाइडेड कि अब इनसे जिम्मेदारी से काम करवाया जाए और नताइज भी आए। टाइम बाउंड चीजें होनी चाहिए। जी, अब मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा, ज़ाहिर बताइए तो हुकूमत के लिए जो इस वक्त जो अहम डेवलपमेंट्स हो रही उस पर हमने अहाता किया। PDM, एहतशाम साहब बताइएगा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आप भी समझते हैं अब किस्सा पारीना है? देखिए, किस्सा पाराइयां ना भी समझा जाए तो एक बात तो बड़ी जगह तय है ना कि अभी 2-3 दिन से बड़े जबरदस्त तरीके से पॉलिटिकल फायर फाइटिंग दोनों तरफ से करने की कोशिश की कि जी ये दुनिया समझ रही है कि जी बेड़ा गर्क हो गया, हमने 3 महीने में बड़ी मेहनत की थी, बड़ा हुकूमत को दबाव में ले आए। अभी क्या हुआ? अब ये इसको कहते हैं मफादात की सियासत। अब जिस तरीके से शुरू में आप देख लें, यमन अपने मफाद हासिल करती रही है, हजारों के साथ मिलकर 35 साल उन्होंने काम चलाया। आज जरदारी साहब को ये बात की जा रही है, एक चीज तो कम से कम जरदारी साहब के लाख इख्तलाफ करें, तो ये बात कहते हैं कि पार्लियामेंट के फोरम को क्यों छोड़ दें? पार्लियामेंट के फोरम में आप अच्छी बात है, आप देखें ख्वाजा साहब रफीक की सरबराही में एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है और वो देखेगी जी PMLN की पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर क्या हिकमत अमली होगी। तो मुझे लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता नून वालों को भी एहसास हो रहा है कि जी पार्लियामेंट से दूर होना का नुकसान है और फिर रात दिन जो इल्जाम उठाना पड़ता है कि जी 3 पार्लिमानी बेरोजगार हैं, मरियम नवाज का नाम आता है, नवाज शरीफ साहब का आता है, फजल रहमान साहब का, कि ये तो चाहते हैं जी अदारे खत्म हो जाएं, पार्लियामेंट को जनाब साफ कर दिया जाए। तो मेरा ख्याल है उनको एहसास हो रहा है कि ये बड़ा गलत हुआ है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह की बयानबाजी पिछले 2 दिनों में हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि अब ये कोई वापसी का इम्कान है। और दूसरी तरफ आप देख लें जिस तरीके से बड़ा कुछ अचीव भी किया है,
जरदारी साहब ने वो ओपनली कहते हैं कि भाई हजारों के साथ क्यों लड़ना है आपने, इन्हीं से आपने रिलीफ लेना है, तो ये इस तरह तो नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है मुश्किलात डेफिनेटली नजर आ रहा है कि PMLN के लिए होगी, क्योंकि अगले सेटअप में भी आप देख लें, मुझे नहीं लगता अभी ये तो बात तय होगी ना, सारे लोग इस बात को जो PTI के सपोर्टर हैं या मुखालफिन हैं जो भी वो कहते हैं कि जी 2023 तक तो इमरान खान साहब नहीं जाते। अगले सेटअप के लिए भी मेरा हंच है कि नून वाले जो है ना वो शायद अपने लिए मसाइल ही पैदा कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कोई अदारा नहीं छोड़ा जिनके बारे में रोजाना रात दिन से बैठते हो, तनकीद का निशाना ना बनाते हो। तो आप देख लें पंजाब 13 करोड़ का सूबा, हर घर से कोई ना कोई फौज में गया हुआ है, वहां पे उनका बयानिया नहीं दिखा। और यही बात जरदारी साहब भी कह रहे थे कि जी अदारों, फिर आपने देखा उनके बयान मौजूद है कि जी पहला जलसा जो PDM का गुजरांवाला में हुआ था, हमें तो एतमाद में नहीं ले गया था नवाज शरीफ साहब के फौज के बारे में बातें करें, तो ये किसी को भी सूट नहीं करता। फजल नुमान साहब की असल परेशानी उनकी है, अब लोग कह रहे हैं कि जी सियासी बीमारी है, मरीम साहबा दोनों या कोई इंसिडेंट है कि बीमार है। अब उनको देखना है कि वो कैसे इस इत्तेहाद को लेके चलेंगे, लेकिन दो ही पार्टियां थी अनवार, दोनों पार्टियों में इख्तिलाफात इतने हो गए। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मौला बख्श चांदियों ने की और उसके बाद शहरी रहमान ने की और शादिया ने की, शादिया मरी ने, उसके बाद जो बयानात आए राना सनाउल्लाह के और एहसन इकबाल साहब के, उससे तो लगता है कि वापसी का इम्कान नहीं है, दूरियां बढ़ गई हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले। अच्छा, अब ये मुझे बताएगा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया है कि मरियम के बजाय हमजा शहबाज से राब्ता किया जाए और उनसे ताल्लुकात, और उनके हवाले से बिलावल साहब ने बयान भी दिया। आप समझते हैं कि ये एक इरादी तौर पे काविश होगी कि हमजा शहबाज साहब या शहबाज शरीफ साहब की फैमिली को रोपिन किया जाए और उनको अगर PDM कायम रहती है उस सरबराही इजलास में हमजा शहबाज को भी साथ बिठाया जाए मरियम के? देखिए अनवार, ये बात तो अब खास तौर पे जब से इख्तलाफात पीपल्स पार्टी PMLN के बढ़े हैं और इस्तीफों की बात हुई है, तो PMLN के अंदर से आवाजें आना शुरू हैं कि जी इस्तीफे कोई ऑप्शन नहीं है, और फिर आपने दोबारा इस्तीफे देख के अगर बाई इलेक्शन में भी लेना हिस्सा तो कोई फायदा नहीं है। और फिर दूसरी बात है कि जिस तरीके से चीजें आगे चल के अनफोल्ड होंगी, उस हवाले से तो लगता है कि PMLN की मुश्किलात में इस लिहाज से इजाफा होगा। और फिर जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी बाकी लोग बार बार ये बात कहते रहे कि जी आए बैठ के बात करते हैं, आप जो चीजें अलायंस के अंदर बैठ के हो सकती हैं आप उनको बाहर क्यों ले आए। अब जिस दिन से मरियम ने ये बात की कि एक और सिलेक्टेड तैयार हो रहा है, तो ये वो टर्म है जो बिलावल ने खुद पॉइंट की थी प्राइम मिनिस्टर के लिए। अब वो कहते हैं कि ये इस तरह की बात करने का मतलब है कि जी ये तो आप चाहते ही नहीं, ये जानबूझ के चाह रहे हैं कि अलायंस में दरारें पड़े। मेरा ख्याल है ये बात जो सियासत में जल्दबाजी है ना, अब ये फायदा नहीं देगी। जो आप सवाल पूछ रहे हैं, देखिए कल का जो हमजा शहबाज शरीफ साहब जेल में जाके शहबाज साहब मिलते हैं, जो आज रिपोर्ट हुआ है, उन्होंने बड़े वादे तौर पे कह दिया कि पीपल्स पार्टी पे आपने तनकीद नहीं करनी। इससे पहले वो पहले कह चुके हैं अदारों के बारे में, ना हमजा ने बयान दिया और ना जनाब शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया। और आपको याद है कि जब बिलावल भुट्टो ने स्पेशल इन्विटेशन दे के PDM की एक मीटिंग में जब रहा होकर आए थे हमजा शहबाज, उनको बुलाया था तो मरियम साहबा नहीं गई थी और उन्होंने ये कहा था कि जी मेरी नवासी का जो है ना वो सालगिरह है। लोग कहते हैं कि दोनों आज भी सामने नहीं बैठना चाहते। तो मेरा अपना ख्याल है कि शीन तो निकले ना निकले नीम में से, लेकिन एक बात तय है कि मफामत की पॉलिसी जो चलाना चाहते हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके लिए खामोश आवाजें बहुत हैं। MNAs MPs बहुत कह रहे हैं कि इस लड़ाई का कोई फायदा नहीं होगा। और दूसरी बात जो फिर लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए, उनको अगर सियासत करनी यहाँ है, यही बात जरदारी साहब कहते हैं आए कि आप लीड करें, जेलों में जाना है तो फिर ठीक है इकट्ठे मिलकर चलते हैं। मेरे ख्याल में कंट्रडिक्शन है अनवार बहुत ज्यादा। और अब ये एहतशाम साहब बताएगा कि कंट्रडिक्शन है वो तो वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है। वो जो अब CEC की मीटिंग थी गालिबन 5 अप्रैल को बुलाई है पीपल्स पार्टी ने, जिसमें फैसला करना है इस्तीफे देने ना देने का। वैसे जो उनकी कल की भी प्रेस टॉक थी उससे तो वाज़ेह हो गया कि उन्होंने कहा हम पार्लियामान की सियासत करते हैं, इस्तीफों की सियासत नहीं करते। तो आप क्या देख रहे हैं कि अब पीपल्स पार्टी हिस्सा रहेगी PDM का, या फिर मौलाना फजल रहमान साहब और PMLN अलहदा से अपनी राय जुदा करेंगे? क्योंकि अवामी नेशनल पार्टी ने भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सपोर्ट किया। अनवार, आप उनको तो छोड़ दें पीपल्स पार्टी को, जिसकी बुनियाद पे इनका इख्तलाफ हुआ था, इस्तीफे देने चाहिए और उन्होंने कहा जी CEC में जाए। कल का स्टेटमेंट उठा के एहसन इकबाल साहब का देखते हैं सेक्रेटरी जनरल, वो कहते हैं जी इस्तीफे अब हमारे लिए भी कोई ऑप्शन नहीं रहा। लोग कह रहे हैं कि 300 आदमी तो MNAs आपके साथ हैं, बाकी लोग भी साथ आपके MPs हैं, आप सारे इस्तीफे दे दें तो हुकूमत के लिए मुश्किलात होगी। तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पे सामने आ गई बात कि PMLN की इस्तीफे नहीं देगी। तो रही बात उनकी CEC की मीटिंग की, तो वो उठते बैठते कह रहे थे एक सिंबॉलिक मीटिंग होगी, लेकिन हमारा नुक्ता अंदर बड़ा वाज़ेह है, हमने इस्तीफा नहीं देना, हम पार्लियामेंट को खाली नहीं छोड़ सकते, हम पार्लियामेंट के अंदर और बाहर
इमरान खान को, उनकी पार्टी को टफ टाइम देंगे। देखें ना, वो आज आपकी मैं बात काट रहा हूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ट्वीट कर रहे हैं कि ये पीडीएम की फतह है कि अब्दुल हफीज शेख साहब जो है उनको हटा दिया गया है। वो क्रेडिट इसका ले रहे हैं और कह रहे हैं हमने ये पार्लियामान में आकर, वो सेनेट इलेक्शन ही का हवाला दे रहे हैं कि 3 मार्च को, जिसपे यूसुफ रजा गिलानी साहब को 169 वोट्स मिले और वो जीत गए थे। तो और आज भी जो कौमी असम्बली का इजलास हुआ उसमें एहसन इकबाल साहब गुफ्तगू कर रहे थे, राजा पर अशरफ साहब भी, और मनी बिल और ये जो टैक्सेस के हवाले से ऑर्डिनेंस है उस पर भी बात हो रही थी। तो अगर टुवर्ड्स द एंड मैं एहतशाम भाई आपसे जानना चाहूँ, आपको अब पीडीएम पार्लियामान में एक्टिव नजर आ रही है? आप समझते हैं सड़क और पार्लियामेंट दोनों को ऑप्शन होगा या सिर्फ सड़क पर पीडीएम माइनस पीपी होगी? देखिए, सड़क में भी मुझे जल्दी जल्दी आते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब भी इस बात पे नहीं आ रहे कि जब लॉन्ग मार्च होगा नहीं होगा, कब होगा, टाइम टेबल कोई नहीं। अब तो रमजान शरीफ के बाद ही चली जाएगी बात। रमजान है, उसके बाद फिर ईद है, फिर उसके बाद मुहर्रम है, फिर उसके बाद कुछ और है, तो काम लंबा हो जाएगा, 2023 आ जाएगा। लेकिन जो पहला जंग पड़ा है ना, हमारे मानने वाली बात है, कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि इतनी तेजी के साथ पीपल्स पार्टी PMLN के अंदर इख्तलाफात होंगे। बाकी 10 पार्टियां, आप मुझे बता दें, ANP और JQI के बाद बाकियों को आप जानते हैं, नाम मैं तो नहीं जानता, कोई अहले हदीस पार्टी है, कोई इधर की है, टांगा पार्टी है। यही 2 बड़ी पार्टियां थी जिनका बड़ा रोल था, इनके इख्तलाफात सामने आ गए, और जाहिर सी बात है इन इख्तलाफात से तो जाहिर है फायदा तो PTI को होगा और उनके लिए राह फर्दर आमाद होगी। अब चैलेंज उनके लिए जो है वो कारकर्दगी दिखाएं, मामला को ठीक करें। मेरा ख्याल है ये PTM तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस लगता है फारिग होगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया एहतशामुल हक साहब, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। व्यूअर्स, सूरत दिलचस्प होती जा रही है मुल्की सियासत की, बिलखसूस पीडीएम के हवाले से। आने वाले दिनों में देखते हैं कि इस ऊँट किस करवट बैठता है। और जहाँ तक काबीना में तब्दीलियों की बात है, तो यही बात हो रही थी। एक चैनल पर मैं सेनेटर शिबली फराज साहब को सुन रहा था कि कल तक उन्होंने कहा था कि ये सूरत हतमी तौर पर वाज़ेह तौर पर आ जाएगी। अहम तब्दीली हुई है वज़ीरत ख़जाना में, पाकिस्तान की सबसे अहम वजारत है। हमाद अज़हर साहब जो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन के फेडरल मिनिस्टर थे, उनको ये मनसब दे दिया गया। और क्या तब्दीलियाँ होंगी? मीडिया मार्केट में तो बहुत बातें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन हमें उस वक्त पता चलेगा जब हतमी तौर पे इस हवाले से नोटिफिकेशंस आएंगे या खबर आएगी। चलते चलते आज चूँकि बहुत ही अहम रात है, फैसलों की रात है, शब बारात, तो हम यही प्रोग्राम सच के साथ से अल्लाह ताला से भी दुआगो हैं, और आपसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने घरों को मसाजिद में तब्दील कर दें। ये फैसलों की रात है, इबादत करें। स्पेशली ये जो कोरोना वायरस की तीसरी ख़तरनाक लहर आई हुई है और पाकिस्तान में इसकी तबाहकारियाँ जारी हैं, लोगों की हलाकतें हो रही हैं, लोग इससे बीमार हो रहे हैं। सर्वसजूद हो के दुआ करें कि अल्लाह ताला इस वायरस से हमारा छुटकारा दिलवाए, ताकि जैसे पहले फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ में अल्लाह ताला की मदद से वायरस ख़त्म हो गया और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। इंशाअल्लाह हम इसकी दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला कोरोना वायरस के जो इफ़ेक्ट है, इम्पैक्ट है पाकिस्तान में, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दे और पाकिस्तानियों के लिए और पूरी दुनिया के लिए ये जो वायरस है इससे निजात दिलाए। इनफरादी तौर पर भी अपनी ज़रूर दुआ कीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि आज की रात रिस्क के हवाले से, ज़िंदगी के हवाले से फ़ैसले होते हैं, और अल्लाह ताला जो है वो रहमान रहीम है। जो अल्लाह ताला के पास पूरे दुनिया के ख़जानों की कुंजी है, आप बहुत ज़्यादा मांगिए। तो यही हमारा आज का टेक अवे है। प्रोग्राम सच के साथ की नशिश आपको कैसी लगी? फेसबुक और ट्विटर पर अपनी राय से नवाजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रहे, सेहत रही। आपसे मुलाकात होगी कल रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।